गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम अष्टम अनुसूची जो है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये अष्टम अनुसूची क्या है, क्योंकि ये प्रश्न पत्रिका के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगर आप एक बार पढ़ भी लोगे तो भी आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी तथा आसान है। तो आज के क्लास में हम लोग जो अगला अध्याय है, राजभाषा अधिनियम 1963 का, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब हमारी हिंदी भाषा जो है, जब हमारे सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर जब स्वीकार किया, तब बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे। तो उसको उसका निदान करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए गए, बहुत सारे ऐसे बिल पास हुए। तो उसके बारे में ही ये अधिनियम है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 का। तो इस अध्याय में आपको ये कहा गया है कि किस तरह हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद भाषा के रूप में हम को कौन सी कठिनाई झेलनी पड़ी, अथवा कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ पड़ी, तथा उसको किस तरह से सॉल्व किया गया। कौन से और नई समस्या का जो है उद्भव हुआ, अथवा क्रिएट हुआ, प्रॉब्लम जैसे क्रिएट होते हैं, तो कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, किस तरह से उसको सॉल्व किया गया। तो इसके बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिनके पास किताब है वो पेज नंबर 92 में, 92 में देख सकते हो। तो यहाँ पे राजभाषा अधिनियम 1963 का है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। यद्यपि हिंदी संघ की राजभाषा स्वीकृत हुई, तो भी अंग्रेजी में शिक्षित प्रशिक्षित सरकारी कामकाजी व्यक्तियों को हिंदी में कामकाज शुरू करने के लिए 15 वर्ष की अवधि दी गई थी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत देश को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब हमारे भारत देश ने अथवा हमारी सरकार ने संविधान किया अथवा तैयार किया। उसमें ये लिखा गया कि स्वातंत्र प्राप्त होने के 15 साल तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी इस भाषा में ही पूरा जो सरकारी कामकाज है वो कर सकते हैं। उस 15 वर्ष तक हमको क्या करना है, हिंदी को इतना मानक बनाना है, अथवा उसको इतना विस्तार करना है, उसमें इतनी ग्रोथ होनी है कि हम क्या कर सकते हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा स्वीकार करते हुए पूरा जो हमारे भारत सरकार का कामकाज है वो हम लोग हिंदी में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अंग्रेजी में संविधान पहले था, अथवा अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे नियम्स बन गए थे, नियम जो है वो बन गए थे। तो उसको हिंदी में अनुवाद करने के लिए 15 साल की अवधि का समय दिया था। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो है ये लिखा है कि 15 साल तक अंग्रेजी का ही हम लोग प्रयोग कर सकते हैं सरकारी कामकाज के लिए, फिर बाद में हम लोग हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। इस 15 वर्ष के दौरान हमको इतना विकास करना है हिंदी का, ताकि हम जो है हर एक काम हिंदी में कर सके, सरकारी कामकाज जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि हमारे संविधान में ऐसा स्वीकार किया गया कि 15 साल तक हम लोग अंग्रेजी में ही अपना सरकारी काम करेंगे, फिर बाद में 15 साल तक हिंदी जो है हम लोग स्वीकार करेंगे और उसमें हम लोग कामकाज करेंगे। यह व्यवस्था की गई थी एक संविधान के लागू होने 26 जनवरी 1950 में। ये जो संविधान में हमारे लिखा गया था कि ऐसा होगा करके, 15 साल तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। 15 वर्ष के बाद सरकार का सारा कामकाज हिंदी में शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 में संविधान में लिखा गया था कि 15 साल तक हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे सरकारी कामकाज के लिए, फिर बाद में हिंदी का ही प्रयोग करना है। ऐसा यहाँ पे हम हमारे संविधान में अथवा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन सरकारी नीति के ढूंढ मूल रहने तथा केंद्रीय सरकार द्वारा हिंदी को सक्रिय बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में शिथिलता बरतने के कारण यह संभव न हो सका। तो अभी यहाँ पे एक और समस्या उत्पन्न हो गई कि 15 साल बीत चुका है,
अंग्रेजी में कामकाज सरकारी चल रहा है, 15 साल के बाद भी हिंदी का अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ है, ताकि हम लोग उसको स्वीकार करें हिंदी का जैसे सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का हम लोग प्रयोग कर सकें। इसके पीछे कारण यह है कि हमने हिंदी भाषा का स्वीकार क्यों नहीं किया, यानी अनुकरण क्यों नहीं किया हिंदी भाषा को। तो इसके पीछे सबसे पहले कारण ये बताया है कि हमारी सरकार बहुत ढूल-मूल से काम कर रही थी, यानी बहुत ही धीरे-धीरे काम कर रही थी, बहुत स्लो काम कर रही थी। इसकी वजह से जितना विकास हिंदी में होना चाहिए था, उतना विकास नहीं हो पाया और जो कदम उठाए थे उसमें शिथिलता थी। यानी इसका अर्थ ये था कि हमने 26 जनवरी 1950 में हमने एक कदम उठाया था कि 15 साल तक हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे, फिर बाद में हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो काम था इसमें बहुत शिथिलता बरती गई, यानी बहुत ही सब लोग जो है शिथिलता का अर्थ होता है ठंडा पड़ना, यानी जो भी कार्य अ, करने थे वक़्त के हिसाब से नहीं हुआ, यानी समय पर नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से जो है 15 साल होने के बाद भी हम लोग अब तक अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग कर रहे थे सरकारी कामकाज के लिए, ठीक है? उधर स्वार्थी नीतिज्ञों ने अहिंदी प्रदेशों में, विशेषतः तमिलनाडु में, हिंदी विरोध को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने का सिलसिला शुरू कर दिया। देखिए, 15 साल के बाद हमको हिंदी भाषा को ही स्वीकार करते हुए, हमारे भारत देश को सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करना था। लेकिन जैसे कि यहाँ पे कारण बताए हैं कि सबसे पहले तो जिस जिस जितने भी नियम लागू हुए थे, उनका नियम का पालन अच्छी तरह से नहीं हुआ तथा हिंदी भाषा का विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ। और ये जो काम था अनुवाद का, वो उसमें बहुत ही वो ठंडा पड़ गया था, यानी बहुत ही स्लो काम चल रहा था, बहुत ही धीरे काम चल रहा था। और एक कारण ये था कि जिसकी वजह से हिंदी भाषा में सरकारी कामकाज नहीं हो रहा था, तो तमिलनाडु जैसे जो प्रदेश थे, वहाँ के जो राजनीति नेता थे, यानी यहाँ पे पॉलिटिशियंस लोग जो थे, उन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए अर्थात अपना काम निकालने के लिए हिंदी भाषा के विरोध में उन्होंने बहुत सारे जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसका विरोध किया उन्होंने, क्योंकि ये अहिंदी प्रदेश था। तो उसकी वजह से भी हमारे सरकारी कामकाज पे बहुत सारे, जैसे हम लोग बोलते हैं, बहुत सारी समस्या आ पड़ी थी। ताकि पूरे अगर हम लोग राजभाषा जो है हिंदी को स्वीकार करते हैं, तो पूरे भारत में हिंदी का ही प्रयोग होना चाहिए सरकारी कामकाज के लिए। लेकिन इस तरह से जो तमिलनाडु जैसे लोग हैं अथवा जो राज्य हैं, जो अहिंदी प्रदेश है जिसमें हिंदी बोली नहीं जाती, उन लोगों ने क्या किया, इस हिंदी भाषा का विरोध किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हिंदी भाषा में कामकाज करना बहुत कठिन हो गया था। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के कट्टरपंथी समर्थकों ने भाषाई उन्माद उभरा। तो यहाँ पे देखिए, जब तमिलनाडु में और हिंदी प्रदेशों में हिंदी के विरोध में बोला जाने लगा अथवा इसका विरोध करने होने लगा, तब जो हिंदी भाषी यानी हिंदी भाषी को प्रेम करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो भी अपना व्यक्त करने लगे, ठीक है? तो जो अहिंदी भाषी लोग हैं और जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनमें क्या होने लगा, वाद-विवाद होने लगा, झगड़े होने लगे हिंदी भाषा को लेकर, ठीक है? तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इसकी प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन, तो इसके एक्शन से यानी अहिंदी प्रदेशों के विरोध का, जो हिंदी भाषा का विरोध उन्होंने किया, जो उन्होंने एक्शन किया, उसका रिएक्शन इस तरह से हुआ कि जो हिंदी भाषी व्यक्ति थे, उन्होंने इसका विरोध किया था और इसके ऊपर डिबेट हुए, बहुत सारे वाद-विवाद हुआ, झगड़े हुए। तो यहाँ पे इससे हिंदी को लाभ के स्थान पर हानि हुई। तो देखिए, इस झगड़े की वजह से, इस वाद-विवाद की वजह से हिंदी भाषा को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। यानी इसका अर्थ यह है कि हमने जो है हिंदी भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं सरकारी कामकाज के लिए। पूरे देश में भाषाई उन्माद का विष फैल गया। देखिए, जब अहिंदी प्रदेशों ने विरोध करना शुरू कर दिया, तब पूरे भारत देश में हर एक राज्य जो है,
अपनी भाषा को महत्व देने लगा तथा पूरे भारत देश में एक विष सा फैल गया। यानी हर एक भारत देश के स्टेट जो है अथवा राज्य जो है वो अपने अपने भाषाओं के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि अपनी ही भाषा को आगे रखने का वो कोशिश कर रहे थे, हिंदी भाषा का विरोध कर रहे थे। जो हिंदी भाषी थे वो तो हिंदी के समर्थन में काम करते थे अथवा बोलते थे, लेकिन जो अहिंदी प्रदेश थे उन्होंने हिंदी का विरोध किया। तो इस तरह से पूरे भारत देश में ये जो भाषा को लेकर चर्चा हो रही थी अथवा ये जो डिबेट हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था, उसका अंत नहीं हो पा रहा था। वो हमेशा झगड़े चल ही रहे थे। इसकी वजह से पूरे भारत देश में एक विष सा फैल गया था, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक मध्य मार्ग अपनाने का निश्चय किया। देखिए, तो पूरे भारत देश में भाषा को लेकर बहुत सारे समस्या उठने लगी, बहुत सारे वो लोग प्रॉब्लम्स फेस करने लगे। तो उसके वजह से अभी एक ऐसी सिचुएशन सरकार के सामने आ गई कि उसको जो है एक सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी पड़ गया। एक मध्य का सॉल्यूशन, यानी किसी की साइड न लेते हुए, बायस नहीं होते हुए, एक ऐसा सॉल्यूशन हमको निकालना ज़रूरी था, जिसकी वजह से कोई भी जो है किसी भी भाषा को लेकर किसी का विरोध न हो पाए। तो यहाँ पे सरकार ने कौन-सा ऐसा मध्य का रास्ता चुना, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 13 अप्रैल 1963 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से लोकसभा में एक राजभाषा विधेयक प्रस्तुत किया। तो तब तब यानी 1963 में हमारे जो तत्कालीन गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक बिल सामने रखा, एक बिल पास करने की उन्होंने कोशिश की। तो उन्होंने जो बिल है संसद में हमारे पार्लियामेंट में एक बिल रखा, उसका नाम था राजभाषा विधेयक, ठीक है। तो इस राजभाषा विधेयक का उद्देश्य क्या था? तो देखिए यहाँ पे, इस विधेयक का उद्देश्य संघ के माफ कीजिएगा, इस विधेयक का उद्देश्य संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग बनाए रखना था। तो देखिए, जो लाल बहादुर शास्त्री ने 1963 में 13 अप्रैल को जो एक बिल पास करने की कोशिश की थी, उस बिल के अनुसार उसमें यह लिखा था कि 15 वर्ष के बाद भी, यानी हाँ 1950 से लेकर 1965 तक 15 वर्ष तक तो हम लोग अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद भी जो है हम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं सरकारी कामकाज के लिए। ऐसा उस अधिनियम में, राजभाषा अधिनियम में अथवा उस बिल ऑफ लेजिस्लेचर जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ लेजिस्लेचर करके, उसमें वो लिखा था। इस विधेयक पर गर्मा-गर्म बहस हुई। देखिए, ये संसद में जब ये बिल पास करने के लिए रख दिया था, तो उसके ऊपर बहुत सारे वाद हुए, ठीक है? बहुत सारे बहसें हुई। तो उस बहस की वजह से क्या हुआ, कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को संविधान के विरुद्ध बताया। देखिए, तो बहुत सारे ऐसे संसद के लोग थे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के थे, तो उन्होंने क्या किया था, ये जो बिल उन्होंने रखा था सामने, उसका उन्होंने विरोध किया था और ये कहा था कि ये जो हमारा संविधान है, उसके विरोध में ये बिल है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ये बिल। तो इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए करके उन लोगों ने, जो अपोजिट जो पार्टी होती है, तो उन्होंने ऐसे अपने मत जाहिर किए अथवा व्यक्त किए। कुछ अंततः यह विधेयक 25 अप्रैल 1963 को पारित हो गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह राष्ट्रभाषा अधिनियम 1963 कहलाया गया। देखिए, लेकिन इतनी गर्मा-गर्मी होने के बाद भी, यानी पार्लियामेंट में ये जो बिल लाल बहादुर शास्त्री ने 13 अप्रैल 1963 में जो रखा था, उसके ऊपर बहुत सारे बहस हुई, बहुत सारा वाद-विवाद हुआ, डिबेट हुआ, झगड़े हुए। लेकिन इसके बाद भी ये जो बिल है वो पास हुआ, यानी पारित का अर्थ होता है, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि अंततः यह विधेयक 25 अप्रैल 1963 को पारित हो गया, यानी 25 अप्रैल को 1963 को ये जो बिल उन्होंने रखा था लाल बहादुर शास्त्री ने, उसको एक्सेप्ट किया गया, तो वो बिल जो है वो पास हो गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह राजभाषा अधिनियम 1963 कहलाया गया। तो ये जो बिल उन्होंने पास किया था,
वो बिल उसी के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है, यानी उसी के नाम से ही लिखा गया तो प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों के बाद हिंदी को जो स्थान ग्रहण करना था वह उसे नहीं मिल सका। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस बिल की वजह से देखिए अगर यहाँ पे मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ, अगर मान लीजिए अगर ये बिल पास नहीं होता तो सबको जो है किसी ना किसी तरह जो हिंदी भाषा वो सरकारी कामकाज के लिए बहुत ही जल्दी उसकी शुरुआत हो गई होती थी, अगर ये बिल नहीं पास हुआ होता तो। तो ये बिल पास होने की वजह से क्या हुआ कि जो काम 15 साल तक होना चाहिए था, वो उसका जो काम है, जो हिंदी भाषा को हम लोगों को स्वीकार करना था एज़ अ राजभाषा अथवा सरकारी कामकाज के लिए, उसमें और विलंब होते गया, यानी वो और लेट होने लगा क्योंकि यहाँ पे ये बिल जो है वो पास करने की वजह से अभी हमको और वक़्त मिल गया, जो सरकारी कामकाज हो गए अब तक जो है इंग्लिश में ही अथवा अंग्रेजी में ही कामकाज सरकारी जो है वो चलता रहा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हिंदी का विकास कम समय में होना था वो नहीं हो पाया और हमने हिंदी को अब तक स्वीकार ही नहीं किया था एज़ अ राजभाषा। तो सरकारी कामकाज जो है वो हिंदी में चल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि ये बिल पास होने की वजह से। राजभाषा अधिनियम 1963 के फलस्वरूप संविधान की राजभाषा संबंधी व्यवस्था में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए, तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री ने ये जो बिल पास करने की कोशिश की थी अथवा जो अंत में बिल पास भी हो गया था 23 अप्रैल को, माफ कीजिएगा 25 अप्रैल को, तो उसके बाद बहुत सारे समस्या आन पड़ी कि जैसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, समस्या होती है, तो क्या वो समस्या है, आगे देखते हैं। यह मान लिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 343 यानी 343 की व्यवस्था के अनुसार 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, किंतु इसके साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग संघ के उन सभी कार्यों के लिए होता रहेगा। तो देखिए तो यहाँ पे इस बिल को पास होने के बाद क्या समस्या उत्पन्न हो गया अथवा क्या सिचुएशन था, यहाँ पे कहा गया है। तो संविधान में तो लिखा गया है कि 1965 के बाद हमको जो सरकारी काम है वो हिंदी में ही करना चाहिए। तो यहाँ पे ये होने लगा कि हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर हमने स्वीकार तो किया है, हिंदी भाषा में हमारा सरकारी कामकाज भी चलेगा, साथ ही साथ अंग्रेजी में भी हमारा जो सरकारी कामकाज है वो भी चलता रहेगा, ऐसा यहाँ पे स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के मुख्य उपबंधों के अनुसार संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं की सारी कार्रवाइयाँ क्रमशः हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं में होगी। तो इस बिल के अनुसार ये भी स्वीकार किया गया कि अ, अंग्रेजी में तो सरकारी कामकाज चलेगा, साथ ही राज्य का हर एक स्टेट की जो भाषा है अथवा राज्य की जो भाषा है, तो राज्य जो है अपनी अपनी भाषा में भी अपना सरकारी कामकाज कर सकता है, साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर सकता है, ऐसा इस नियम में अथवा इस बिल में लिखा था। सन 1965 के बाद किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकता था। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि किसी भी राज्य को अथवा किसी भी स्टेट को अंग्रेजी भाषा के द्वारा उसको अगर सरकारी कामकाज करना है, तो वो अंग्रेजी भाषा के द्वारा भी अपना सरकारी कामकाज कर सकता है। तथा अगर उसको जो है अपनी राज्य भाषा जो है, अगर उसके स्टेट की जो लैंग्वेज है, उसको लेकर अगर उसको सरकारी कामकाज करना है, तो भी वो कर सकता है। लेकिन उसके पहले जो है उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर अनुमति देने के बाद राष्ट्रपति द्वारा ये जो रिक्वेस्ट होता है, निवेदन होता है, जब स्वीकार हुआ होता है, तब राष्ट्रपति जो है वो अनुमति दे सकता है उस राज्य को कि वो किसी भी भाषा में वो जो चाहते हैं उस भाषा में अपना सरकारी कामकाज कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये कहा गया है इस राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार कि जब
ये 15 वर्ष की कालावधि जब समाप्त हो गई, तो बहुत सारे हिंदी भाषी तथा अहिंदी भाषी जो लोग थे, उन्होंने विरोध किया है इस हिंदी भाषा का, तथा जो हिंदी भाषा को जानते थे, जिसको जो प्रेम करते थे हिंदी भाषा को, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा को स्वीकार किया। बहुत सारे अहिंदी राज्य थे, उन्होंने हिंदी भाषा को स्वीकार न करते हुए अंग्रेजी भाषा को जो है अपना सरकारी कामकाज के लिए भाषा बनाई, और अपनी जो राज्य की भाषा होती है, उस भाषा में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपना जो सरकारी कामकाज है वो उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है? तो इस अध्याय में आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, वो किसने तैयार किया अथवा कब ये बिल पास हो गया? कौन सी समस्या आ पड़ी, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से, आपको मुझे ऐसे लगता है कि समझ में आया होगा, ठीक है? तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ पेज नंबर 94 में। तो यहाँ पे राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के बारे में, यानी 1967 के बारे में यहाँ पे उन्होंने कहा है। अगर मैं इसका अनुवाद इंग्लिश में करूँगी तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1967, ठीक है? तो ये जो राजभाषा अधिनियम 1967 है, ये इसके अनुसार क्या नियम है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है? अभी सबसे पहले आपको मैं ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि ये जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, ये अलग अध्याय है, और ये जो राजभाषा अधिनियम 1967 है, वो अलग नियम है, ठीक है? तो आपको किसी एक पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाएगा। एक तो राजभाषा ये जो अधिनियम है 1963 का आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, अथवा राजभाषा अधिनियम 1967 के बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि आज आप इतना ही याद रखिए कि 1963 में कौन से समस्या आन पड़ी, और इसका किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने इसका सॉल्यूशन दिया, और किस तरह से बिल पास हुआ, इसके बारे में बस आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो राजभाषा अधिनियम 1967 है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है? और एक स्टूडेंट्स मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब भी आपको ये जो हमारे वीडियोस होंगे, जो जब भी अपलोड होंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो तभी का तभी ग्रुप में क्वेश्चन पूछिए अथवा मुझे पर्सनल कॉल कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं तो क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंत तक आपने कभी पढ़ा ही नहीं किताब, आपने देखा ही नहीं, और अंत में जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जभी भी कोई भी वीडियो अपलोड होता है, उसको सुनना है, फिर बाद में अगर आपके पास किताब है, तो वो उसको पढ़ना है। अगर आपके पास किताब नहीं है, तो मुझे बोलिए, मैं उसके जो पेजेस है, उसको पोस्ट कर देती हूँ। अगर आपके पास फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे पूछिए। तो तभी का तभी जो है, आप क्या कीजिए, ये जो अध्याय है वो पढ़ के अथवा याद करके अच्छी तरह से समझ कर उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि अंत में देखिए हिंदी का पोर्शन आपको लगेगा कि ये बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो 10 आपको लेसन्स हैं, फिर आपको ये जो हिंदी भाषा के विविध रूप है उसके बारे में अध्ययन करना है। फिर बाद में आपको मैं ग्रामर सिखाऊँगी, क्योंकि व्याकरण भी आ सकता है एग्ज़ाम के लिए, जिसमें स्वर है, व्यंजन है, ठीक है? आपके पोर्शन के हिसाब से। तो इस पोर्शन के हिसाब से आपको और भी मुझे सिखाना है कि किस तरह से शब्द का अनुवाद करते हैं। जैसे आपको बहुत सारे शब्द देंगे इंग्लिश में, जैसे अकाउंटेंट को हिंदी में क्या बोलता है, वो हम लोग बोलते हैं, आपको अनुवाद करना होता है। तो अगर आपके पास किताब है, तो एंड में उन्होंने दिया है कि कौन से शब्द एग्ज़ाम को आएँगे, और उसका जो है आपको इंग्लिश में अथवा अंग्रेज़ी में अनुवाद, माफ़ कीजिएगा, हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसके बारे में भी मुझे सिखाना है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप तभी का तभी जो है हिंदी का जितना भी, अगर आपके पास किताब है, जितना भी मैं पढ़ाती हूँ, तभी का तभी जो है अध्ययन कीजिए, याद कीजिए तथा समझ के लीजिए।
अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे पूछिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको मुझे लगता है कोई डाउट्स नहीं है, आप कुछ आपके ग्रुप में हलचल भी मुझे दिखाई नहीं देती। जो भी मैं नोट्स देती हूँ, उसके बारे में आप लोग पूछते भी नहीं हो, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा आपको नहीं होना चाहिए कि अभी एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है पास में और ढेर सारे आपको डाउट्स हैं। और कभी-कभार क्या होता है कि क्लियर करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को अगर एक साथ ही डाउट्स होने लगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसकी वजह से याद रखिए कि तभी का तभी जो है लैंग्वेज, यानी ये जो भाषा है उसका आप अध्ययन कीजिए। इस भाषा को आप थोड़ा लाइटली मत लीजिए, अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, क्योंकि इसमें आप स्कोर कर सकते हो अथवा परसेंटेज आपके ज़्यादा आ सकते हैं, अगर इसमें अगर अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए देखिए बच्चों, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। अभी देखिए, अभी तो क्लासेस हमारे ऑफलाइन नहीं शुरू हो गए हैं, ठीक है? तो ऑफलाइन नहीं शुरू होने की वजह से क्या हो गया है कि ऐसा हो सकता है कभी भी आपको हम लोग बुला सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, अथवा हम लोग आपको डायरेक्टली एग्जाम के लिए बुलाएँगे। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनल एग्जाम आप घर बैठे दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो फाइनल एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे आके ही फाइनल एग्जाम देनी है अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो इसकी वजह से देखिए, अभी से ही तैयारी कीजिए, आपके पास 2 महीने बचे हैं। बहुत सारे आपको सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट्स होंगे शायद आपको, मुझे ऐसा लगता है लैब का भी कुछ बहुत सारा आपका काम होगा, जो भी है। तो बहुत तो आपको दिमाग के लिए बहुत ज़ोर पड़ जाएगा, अथवा बहुत टेंशन में आ जाओगे तब आप एग्ज़ाम के वक़्त। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छी तरह से आप क्या कीजिए, अभी से ही सिस्टमैटिकली बुक्स मेंटेन कीजिए, ठीक है? बुक्स मेंटेन करने के बाद अच्छी तरह से नोट्स लिखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, यानी लर्न कीजिए, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो असाइनमेंट के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमने तो वो असाइनमेंट के बारे में जितने भी प्रश्न थे वो सॉल्व किया है, ठीक है? साथ ही साथ अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको मैं एक ईमेल आईडी दूँगी। उस ईमेल आईडी पर आपको पीडीएफ करके वो सेंड करना है, अथवा फ़ोटो निकाल कर वो जो पिक्स है उस ईमेल आईडी पे मुझे सेंड करना है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। और फिर अंत में क्या करूँगी, जब एग्ज़ाम पास में आएगा, जो आपने लिखा है, जो बुक में असाइनमेंट, वो मैं कलेक्ट करूँगी, क्योंकि वो हमको उसको भी हार्ड कॉपी भी रखनी होती है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो उसकी वजह से मैं आपसे वो आपको जो वो किताब आपने मेंटेन की है वो सबमिट करना है, ठीक है? तो याद रखिए, अभी से ही स्टडी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, असाइनमेंट अच्छी तरह से लिखिए, 20 मार्क्स हमारे हाथ में होते हैं, ठीक है? तो देखिए, अभी आपके ऊपर है, आप किस तरह से अभी अभ्यास करोगे अथवा अध्ययन करोगे, ठीक है? तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो कल की क्लास में हमारा अध्याय होगा राजभाषा अधिनियम 1967, ठीक है? उसके बारे में हम लोग विश्लेषण अथवा अध्ययन करेंगे, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।